नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 2025 में भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी विदेशी सहायता को निलंबित करने और उनकी समीक्षा करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट दिसंबर 2024 जारी की। उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान यानी भारतीय मानक समय नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति ईसीआई को प्रदान करता है। इसकी संरचना देखें तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी और अन्य निर्वाचन आयुक्त ईसीज शामिल होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इनकी परिस्थिति यानी स्टेटस, वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी को उसी प्रक्रिया और आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रमुख उपलब्धियां जान लेते हैं। इसने 18 लोकसभा चुनाव और 400 से अधिक राज्य विधानसभा चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। मतदाता पंजीकरण को देखें तो ईसीआई ने 100 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की उपलब्धि हासिल की है। पंजीकृत मतदाताओं का सेक्स रेशियो 2019 के 928 से सुधरकर 2024 में प्रति 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं हो गया है। अब राजनीति में आपराधिकरण पर नियंत्रण को देखें तो इसमें लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों द्वारा अपने आपराधिक मामलों के विवरण को प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। चलिए शुरू की गई अलग अलग पहले भी जान लेते हैं, जिसमें मतदाता साक्षरता के लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप SVEEP, दिव्यांगजनों PWDs द्वारा मतदान को सुगम बनाने के लिए सक्षम ऐप शामिल है। खबर के अंत में निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के मुख्य कार्य भी जान लेते हैं। पहला है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। दल में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। दूसरा है आदर्श आचार संहिता लागू करना। यह सभी दलों के लिए समान अवसर प्रदान करता है और नियमों के पालन पर नजर रखता है। तीसरा है परामर्शी अधिकारिता। यह चुनाव के बाद होने वाली किसी भी अयोग्यता से जुड़े मामलों में सलाह देता है। इसके अलावा है अर्धन्यायिक कार्य। चुनाव खर्च का समय पर हिसाब न देने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है। और आखिरी है मीडिया नीति। नियमित ब्रीफिंग के जरिए चुनाव से जुड़ी जानकारियां साझा करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्ष 2025 में भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ होगी। हाल ही में भारतीय विदेश सचिव ने चीन की यात्रा की और चीन के विदेश सचिव के साथ बैठक की। इस अवसर पर दोनों देशों ने लोक कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाने तथा विविध स्मरणीय गतिविधियां संचालित करने पर सहमति व्यक्त की। खबर की शुरुआत करते हैं और दोनों देशों द्वारा की गई अन्य प्रमुख घोषणाएं जानते हैं। 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी तथा सीमा पार नदियों से संबंधित जल विज्ञान संबंधी डेटा के आदान प्रदान और अन्य सहयोग को फिर से शुरू किया जाएगा। इसी के साथ दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं भी फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई। वहीं अन्य घोषणाओं में लोगों के बीच संपर्क, मीडिया और थिंक टैंक के बीच वार्ताएं आदि को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत चीन संबंधों में चिंता के कुछ प्रमुख क्षेत्र भी हैं, जैसे अनिश्चित सीमाएं, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर कोई आपसी समझौता नहीं हुआ है, अक्साई चीन पर विवाद है आदि। हालांकि 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी तथा 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र आदि में हिंसक झड़पों की घटनाएं देखी गई हैं तथा
असमान व्यापार की स्थिति देखें तो चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2022-23 के 83.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। इसके अलावा प्रमुख चिंता है पाकिस्तान के साथ गठजोड़। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से होकर गुजरता है। और अंत में है चीन की मुखरता, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, मालदीव व श्रीलंका में कूटनीतिक विकास कार्य, दक्षिण चीन सागर पर दावा जैसी रणनीतियों के माध्यम से भारत प्रशांत क्षेत्र में असुरक्षा पैदा होती है। इसी के साथ आइए चीन से निपटने के लिए आगे की राह भी जान लेते हैं। सीमा पार मुद्दों का समाधान देखें तो LAC से सटे देपसांग और डेमचोक पर हाल ही में हुए समझौतों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है तथा राजनयिक जुड़ाव, ब्रिक्स SCO जैसे द्विपक्षीय या क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से संचार के ओपन चैनल बनाए रखना। खबर के अंत में भारत चीन संबंधों के अवलोकन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राजनयिक रूप से देखें तो 1950 में इसे स्थापित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचशील समझौता 1954 में संपन्न हुआ था। इस समझौते के तहत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया गया था। इसी के साथ आर्थिक संबंध देखें तो वर्तमान में चीन 2023-24 में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी विदेशी सहायता को निलंबित करने और उनकी समीक्षा करने की घोषणा की। यह निर्णय अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को पूरा करने तथा देश के करदाताओं की ओर से विदेशी सहायता की समीक्षा और उसके पुनर्निर्धारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय की नैतिकता को लेकर बहस छिड़ गई है। विदेशी सहायता के बारे में बात करें तो इसके तहत मुख्यतः विकसित देश धन या अन्य संसाधनों को स्वेच्छा से किसी विकासशील देश को भेजता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं विदेशी सहायता के विविध प्रकार क्या है। पहला है द्विपक्षीय सहायता। इसका उद्देश्य गरीब देशों का कल्याण सुनिश्चित करना है। दूसरा है बहुपक्षीय सहायता। यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को प्रदान की जाती है। तथा मानवीय सहायता देखें तो प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से राहत के लिए प्रदान की जाती है। वहीं आर्थिक सहायता देखें तो यह ऋण, अनुदान, आधिकारिक विकास सहायता यानी ODA आदि के रूप में प्रदान की जाती है। और अंत में है सुरक्षा सहायता। इसका उद्देश्य सैन्य अनुबंधों आदि को सुगम बनाना होता है। अब प्रश्न यह है कि समृद्ध या विकसित देशों द्वारा सहायता प्रदान करना क्यों जरूरी है। मानवता और नैतिकता के मद्देनजर देखें तो अन्य देशों में बढ़ती असमानताओं के बीच मानवीय पीड़ा या संकट को दूर करने के लिए विकसित देशों द्वारा सहायता दी जाती है। इसी के साथ यह अतीत की गलतियों को सुधारने का एक अवसर भी है। विकसित देशों का यह नैतिक दायित्व है कि वे अतीत में की गई अपनी गलतियों को सुधारने के लिए विकासशील देशों को संसाधन प्रदान करें। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ता में साझा लेकिन अलग अलग उत्तरदायित्वों की अवधारणा को शामिल किया गया है। इनके अलावा वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, वैश्विक समुदाय के स्तर पर सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए वैश्वीकरण और आर्थिक रूप से परस्पर निर्भरता के कारण लाभों को साझा करना आवश्यक है। आपको बता दें कि विदेशी सहायता से जुड़े मुख्य नैतिक मुद्दे भी हैं। सबसे पहले सहायता का उद्देश्य देखें तो क्या सहायता मानवीय उद्देश्यों के लिए दी जाती है या वैश्विक जिम्मेदारी की भावना से या अपने हितों को पूरा करने के लिए। उदाहरण के लिए विकासशील देशों में क्लिनिकल परीक्षण हेतु सहायता देना। तथा सहायता का प्रभाव, क्या सहायता का उद्देश्य गरीबी को कम करना है या राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए चीन की ऋण जाल कूटनीति। अगली खबर पर बढ़ने से पहले विदेशी सहायता के पीछे नैतिक मंशा को बढ़ावा देने के तरीके भी देख लेते हैं। सबसे पहले है उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। यह सुनिश्चित करना कि सहायता का उद्देश्य मानवीय दायित्वों को पूरा करने, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने आदि के लिए हो। इसी के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सहायता प्रदान करने वाले देशों या संस्थाओं को सहायता प्राप्त करने वाले देशों की स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सहायता का उचित और सही तरीके से उपयोग हो सके।
इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट दिसंबर 2024 जारी की। आपको बता दें कि भुगतान प्रणाली रिपोर्ट वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है। इसमें पिछले 5 कैलेंडर वर्षों में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान संबंधी लेन देन के ट्रेंड्स का विश्लेषण किया जाता है। वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 2024 तक के आंकड़े शामिल हैं। चलिए सबसे पहले भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है डिजिटल भुगतान लेन देन। 2013 में 222 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए, जिनका मूल्य 772 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में डिजिटल लेन देन की संख्या में 94 गुना और मूल्य की दृष्टि से 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। दूसरा है एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई। पिछले 5 वर्षों में यूपीआई लेन देन की संख्या में 74.03% और लेन देन के मूल्य में 68.14% की CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। बात करें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की, तो पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्डों की संख्या 2 गुना से भी अधिक बढ़ी है। वहीं इसी दौरान डेबिट कार्डों की संख्या में अपेक्षाकृत स्थिरता देखी गई है। और आखिरी है वैश्विक ट्रेंड्स। भारत प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। ये 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत की फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने वाला एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है। ये साझेदारी भुगतान प्रणालियों के बीच सहज और तीव्र लेन देन सुनिश्चित करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोजेक्ट नेक्सस का विचार बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये संबंधित देशों की घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है। भारत में भुगतान प्रणालियां देखें तो भुगतान प्रणालियां मौद्रिक और अन्य वित्तीय लेन देन के समाशोधन यानी क्लियरिंग और निपटान यानी सेटलमेंट को आसान एवं प्रभावी बनाती हैं। अब भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन भी जान लेते हैं। पहला है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 यानी PSS अधिनियम। यह आरबीआई को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित एवं उनकी निगरानी करने का अधिकार देता है। साथ ही अधिनियम आरबीआई को भुगतान प्रणाली के संचालकों जैसे कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCI, कार्ड भुगतान नेटवर्क, ATM नेटवर्क आदि को लाइसेंस या प्राधिकार देने का अधिकार देता है। और दूसरा है भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड BPSS। यह आरबीआई द्वारा PSS अधिनियम के तहत स्थापित एक शीर्ष निकाय है जो भुगतान प्रणालियों से संबंधित नीतिगत निर्णय लेता है। इसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं और भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग BPSS के प्रभारी डिप्टी गवर्नर इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान यानी भारतीय मानक समय नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया। इन ऐतिहासिक नियमों का उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रकों में भारतीय मानक समय यानी IST के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना है। आइए खबर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2025 के मसौदे के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अनिवार्य समय संदर्भ यानी मैंडेटरी टाइम रेफरेंस की, जिसके तहत वाणिज्य, परिवहन, लोक प्रशासन, कानूनी अनुबंध और वित्तीय परिचालन सहित सभी क्षेत्रकों में भारतीय मानक समय IST ही अनिवार्य समय संदर्भ होगा। तथा प्रतिबंध की बात करें तो कोई भी व्यक्ति या संस्था आधिकारिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए IST के अलावा अन्य समय संदर्भ का उपयोग, प्रदर्शन या रिकॉर्ड नहीं करेगा या करेगी, बशर्ते कि जब तक कोई कानून या सरकारी निर्देश या दिशा निर्देश इसकी अनुमति देते हों। इसके अलावा टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल को अपनाना, सरकारी कार्यालयों के लिए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल आदि को अपनाना अनिवार्य है। इसी के साथ है साइबर सुरक्षा, जिसके अंतर्गत रेजिलियंस सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा उपाय और वैकल्पिक संदर्भ तंत्र निर्धारित किए गए हैं। और अंत में अधिकृत अपवाद, पूर्व अनुमति के साथ निर्धारित उद्देश्यों जैसे खगोल विज्ञान, नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए वैकल्पिक टाइम स्केल यानी GMT आदि के उपयोग की अनुमति है। आपको बता दें कि इन नए मसौदा नियमों के महत्व भी हैं, जैसे यह महत्वपूर्ण अवसंरचना के सिंक्रोनाइजेशन में सुधार करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है तथा डिजिटल उपकरणों और सार्वजनिक सेवाओं के सिंक्रोनाइजेशन से विश्वसनीय एवं कुशल सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। वहीं इससे सटीक वित्तीय लेन देन और रिकॉर्ड रखने में एक सामंजस्य सुनिश्चित होगा। इसी के साथ आइए भारतीय मानक समय यानी IST के बारे में भी जान लेते हैं।
भारत की केंद्रीय मध्यावन रेखा अर्थात मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मध्यावन रेखा को मानक मध्यावन रेखा या IST के रूप में माना जाता है। IST का प्रबंधन और मेंटेनेंस CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी NPL द्वारा किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मध्यावन रेखा मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मध्यावन रेखा है। IST यह ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। GMT को अब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम यानी UTC कहा जाता है। वहीं प्रधान मध्यावन रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय को GMT के नाम से जाना जाता है। अब खबर के अंत में देशांतर और समय पर भी एक नजर डाल लेते हैं। किसी स्थान का देशांतर प्रधान मध्यावन रेखा के पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी होती है। प्रधान मध्यावन रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर यानी 360 डिग्री का चक्कर पूरा करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रति घंटे 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूर्णन करती है। आपको बता दें कि देश अक्सर अपने समय क्षेत्र के संदर्भ में मानक मध्यावन रेखा यानी 150 डिग्री या 60 डिग्री 30 मिनट से विभाजित होने वाले देशांतर का उपयोग करते हैं। अतः इसके मानक समय क्षेत्र और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर को 1 घंटे या आधे घंटे के मल्टीपल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों मेरे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे लाओ PDR पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, जिसकी राजधानी है वियंतियाने। हाल ही में भारतीय दूतावास ने लाओ PDR के गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन GTSEZ में साइबर घोटाला केंद्रों से 67 भारतीयों को बचाया। बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। ये थाईलैंड और म्यांमार के साथ गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, जो कि एक अफीम उत्पादक क्षेत्र है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर पूर्व व पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और उत्तर पश्चिम में म्यांमार स्थित है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ ASEAN यानी ASEAN का सदस्य है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसके प्रमुख पठार जियांगखियांग, बोलोवेंस और खमोआन हैं। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं अन्नामाइट रेंज, लुआंग प्रबांग रेंज हैं। इस देश की सबसे ऊंची चोटी फूबिया है और प्रमुख नदी मेकांग नदी है, जो म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर है। साथ ही इस देश की राजधानी वियंतियाने भी इस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना के तहत धनराशि वितरित की। यह योजना 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लागू हो गई है। यह योजना फसल संबंधी निवेश हेतु सहायता के रूप में प्रति फसली मौसम प्रति एकड़ 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के अभियोजक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सूडान के दारफूर क्षेत्र में बढ़ते अत्याचारों पर निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। हाल ही में ऑपरेशन संकल्प को अंजाम देने के लिए अधिकारियों को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। इसे भारतीय नौसेना द्वारा इजराइल हमास संघर्ष की पृष्ठभूमि में समुद्री समुदाय को अलग अलग गैर पारंपरिक खतरों से बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एनहेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की। यह निर्यातकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2013 से राजमार्ग विकास पर गुणक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि राजमार्ग निर्माण पर किए गए व्यय की प्रत्येक इकाई के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 3.21 इकाई की वृद्धि हुई है। जम्मू व कश्मीर की डॉक्टर्स ने 17 ग्रामीणों की मौत के पीछे कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनोफॉस्फेट पर शंका व्यक्त की है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के ऊपर बने तूफान इओविन को बम चक्रवात कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 घंटे में इसका दाव 50 मिलीबार कम हो गया है। आपको बता दें कि किसी तूफान को बम चक्रवात तब कहा जा सकता है जब उसका केंद्रीय वायुदाब 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार कम हो जाए। महाराष्ट्र के पुणे में गिलियान बेरे सिंड्रोम GBS का प्रकोप सामने आया है। इस बीमारी को कैंपिलोबैक्टर नामक जीवाणु जनित आंत के संक्रमण से जोड़कर देखा जा रहा है, जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।